छात्रों, आप सबका पुनः स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। पिछले क्लास में हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, उत्पादन के कारकों के बारे में, है ना। और जो है कि फैक्टर कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, अब उससे हम आगे जानते हैं। आज का जो हमारा विषय है, इसमें प्रोडक्शन का जो उत्पादन का कारक है उसके बारे में जानना है। देखिए, उत्पादन के बारे में हमने पिछले क्लास में उसकी परिभाषा बताई थी कि उत्पादन का मतलब क्या होता है। उत्पादन का अर्थ ही होता है उपयोगिताओं का सृजन करना। ठीक है, और उपयोगिता क्या है, सृजन, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। आज उससे आगे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जाने कि उत्पादन के लिए जो कारण होते हैं वो दो कारण होता है। जो पहला कारण होता है इसको हम प्राथमिक का, है ना, प्राथमिक कारण बोलते हैं, और ये जो दूसरा कारण है इसको द्वितीय कारण बोलते हैं। ठीक है, दो कारक होते हैं, दोनों कारक मिलकर के उत्पादन को आगे बढ़ाते हैं। जो सबसे पहला है प्राथमिक कारक, आप लोग 9th-10th के इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे कि अर्थशास्त्र में जो उत्पादन होता है, उत्पादन के कई कारक होता है। तो वो जो बहुत सीमित चीज़ें थी उससे आगे हम लोग यहाँ जानेंगे। उत्पादन के जो कारक बताए गए थे, भूमि, पूंजी, श्रम, है ना, संगठन और उद्यम, ये 5 जो चीज़ें होती है जिसके सहयोग से किसी भी उद्योग को उत्पादन करने में सहायता मिलती है, कोई व्यक्ति उत्पादन कार्य को अंजाम देता है। ठीक है, तो उत्पादन के लिए जो सबसे पहला चीज़ है वो है लैंड, भूमि। अब छात्रों यहाँ पर दिमाग को थोड़ा चौड़ा कीजिए, संकीर्ण नहीं। भूमि का मतलब केवल भूमि से ही नहीं, जमीन का, धरातल का कोई छोटा सा टुकड़ा ही भूमि के अंतर्गत नहीं होता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में भूमि के अंतर्गत वो सारी चीज़ें होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें फ्री में मिलता है, जैसे हवा, पानी, भूमि, बहुत सारी चीज़ें जो है प्रकृति, मिट्टी, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है प्रकृति के द्वारा जो हमें मुफ्त मिलती हैं, उन सबको इकोनॉमिक्स की श्रेणी में उत्पादन के कारक में सबसे पहला कारक भूमि के अंतर्गत उन तमाम चीज़ों को रखा जाता है। तो लैंड हो गया, मतलब भूमि, प्राथमिक कारक में सबसे पहला है, ये फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, दूसरा है लेबर। लेबर का मतलब श्रमिक। आपने भूमि, पूंजी, श्रम पढ़ा होगा। तो श्रम का मतलब जो मेहनत करते हैं ना, तो ये श्रम भी दो तरह के होते हैं। एक शारीरिक श्रम होता है जो शरीर से मेहनत करता है, और एक मानसिक श्रम होता है जो दिमाग से अपना कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर कोई काम कर रहा है, तो वो मानसिक श्रम हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट का काम देख रहा है तो वो मानसिक श्रम है। लेकिन जो मजदूरी कर रहा है, मतलब लेबर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना छूट रहा है, वो काज कर रहा है, तो वो जो काज होता है उसको हम शारीरिक श्रम में रखते हैं। तो ये दोनों तरह के श्रम को हम लेबर के अंतर्गत रखते हैं, श्रमिक। ठीक है, तो उत्पादन का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है श्रमिक। अगर आपको हमने बताए थे, अगर श्रमिक के गैर मौजूदगी में हम उत्पादन कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो भूमि होना, दूसरा श्रमिक होना, तीसरा चीज़ होता है पूंजी। किसी भी उत्पादन कार्य के लिए पूंजी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर पूंजी नहीं होगा तो उत्पादन कार्य शायद अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, शायद क्या, एकदम श्योरली अच्छे ढंग से नहीं होगा। पूंजी का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखना है, हम आपको बता देते हैं, यह लेबर जो है यह भी दो तरह का होता है। एक होता है शारीरिक, है ना, शारीरिक, और दूसरा होता है मानसिक। ठीक है, और उसके बाद में कैपिटल भी दो तरह का होता है। एक चल पूंजी होता है और एक अचल पूंजी होता है। ठीक है, पूंजी भी दो तरह के, एक चल पूंजी और दूसरा अचल पूंजी। चल पूंजी का मतलब ऐसी पूंजी जो आज है कल नहीं है, वो अस्थायी होती है। जैसे मान लेते हैं आपके पास कैश रुपया है, तो आज है कल नहीं है। कच्चा माल अगर है तो आज है लेकिन कल खत्म हो जाएगा, वो अधिक दिनों तक उसे हम रख नहीं सकते हैं, तो उसे हम चल पूंजी कहते हैं। लेकिन आपने ज़मीन खरीद रखी है, जो है कि मशीनें खरीद रखी है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, तो उसको हम अचल पूंजी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये टिकाऊ, अस्थायी होती है, इसको जब तक हम हटाएंगे नहीं, ये स्वतः हटने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो पूंजी हो गया। चौथा चीज़ होता है संगठन। अगर जब तक संगठन नहीं रहेगा तब तक भी उत्पादन नहीं होगा। जैसे कि आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फैलता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता।
ये मुहावरा है, मतलब वहाँ अकेला व्यक्ति जो है रह करके कुछ नहीं कर पाता है। तो उद्योग धंधा के लिए एक सामूहिकता की होने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति हर प्रकार के कार्य में माहिर होते हैं और वहाँ कुछ लोगों का एक संगठन चाहिए होता है, ठीक है। एक टीम होनी चाहिए उत्पादन करने के लिए, तभी जा कर के वो संभव होता है। केवल उत्पादन करने से ही मात्र नहीं होगा, उसे फिर वितरण करना, विनिमय करना, लोगों तक पहुँचाना, इन कार्यों में जैसे मान लेते हैं एक साबुन बनता है तो जहाँ बनता है वहाँ से लेके जब तक हमारे हाथ में आता है, इस कड़ी में बहुत सारे लोग लगे होते हैं, एक बड़ी टीम होती है जो काम करते हैं। तो उसी टीम को हम संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मजबूत रहेगा तो उत्पादन अच्छा होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर है तो भी उत्पादन कमज़ोर होगा। तो ये डायरेक्ट जो है कि उत्पादन से प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और चौथा चीज़ ये हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा जो चीज़ है एंटरप्रेनर, यानी हिंदी में इसको उद्यमी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से समझिए। उद्यमी का भी होना जरूरी है। उद्यमी क्या है, एक प्रकार का स्वभाव है, नेचर है, ठीक है, उद्यमी होना। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए इन चारों चीज़ों की पूर्ति कर लिया, लेकिन उसके अंदर जोखिम लेने की क्षमता नहीं है, साहस नहीं है कि हम इस काम को कर सकें, तो उत्पादन क्या संभव हो पाएगा। चलिए उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति को किसी कंपनी में 5 लाख रुपए लगा करके एक बिजनेस शुरू करना है, तो उसके पास लैंड भी है ना, भूमि, पूंजी, श्रमिक, संगठन, सब चीज़ है, लेकिन उसके पास ये जोखिम लेने की क्षमता नहीं है। वो सोच रहा है कि 5 लाख रुपये लगाएंगे तो हो सकता है डूब जाएगा, तो हम किस गली के रहेंगे, इसलिए कम से कम इतना रख देते हैं। तो 5 लाख से 5 लाख 1 रुपया नहीं होगा, उत्पादन ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ डर गया। तो जोखिम लेने की जो क्षमता होनी चाहिए। घाटा, व्यापार में तो घाटा लाभ दोनों होता रहता है, इसलिए हानि के डर से हम अपने कदम अगर पीछे कर लें तो उत्पादन में वो बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए उद्यमी का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर उद्यमी और भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यम, ये पांचों चीज़ अगर मौजूद है तो जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के बदले प्रॉफिट, जब लाभ होता है, पैसा जब मिलता है, तो उस पैसे का उपयोग वो लोग फिर वितरण करते हैं। जो श्रमिक को कुछ देते हैं, भूमि के बदले कुछ देते हैं, पूंजी जहाँ से लिए रहते हैं उनको कुछ देते हैं, फिर उद्यमी को सबका अपना अपना हिस्सा मिलता है। तो वो कौन सा हिस्सा है, तो वो हिस्सा हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लैंड, भूमि के बदले लगान दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम रेंट कहते हैं इंग्लिश में, लगान, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, जब श्रमिक कार्य करते हैं, चाहे वो शारीरिक श्रम कर रहा हो या मानसिक श्रम कर रहा हो, उसके बदले उसे क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा, मेहनताना मिलेगा, तो उसको हम वेज कहते हैं, वेज यानी मजदूरी, ठीक है, मजदूरी कहते हैं। उसके बाद में जब कैपिटल, पूंजी लगाया जाएगा, चाहे उसके पास पहले से पूंजी हो या किसी से ले करके कर रहा है, तो उसके बदले जो हिस्सा मिलता है वो होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है ना, उसको हम लोग ब्याज कहते हैं, ठीक है। पूंजी के बदले क्या मिलता है, ब्याज, याद रखना है। लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन के बदले क्या मिलता है। एक संगठन होता है तो संगठन के बदले क्या मिलता है, खूब गौर करके समझिए, बोनस मिलता है, बोनस, है ना। और उसके बाद में एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी होता है, उस उद्यमी को आखिर में क्या मिलता है, जो शेष बच जाता है वो मुनाफा होता है, मुनाफा। इसको हम लोग मुनाफा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी मुनाफा। अगर सबसे ज़्यादा जोखिम, अगर उत्पादन, अगर मान लेते हैं घाटा लगा व्यापार में, तो सबसे ज़्यादा जोखिम किसको ना, भूमि, श्रमिक, पूंजी, संगठन, सबको तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो उद्यमी होता है, उसको भारी नुकसान का सामना करना होता है। इसलिए कलेजे पे पत्थर रखकर, जोखिम उठाकर, साहस रख करके इस क्षेत्र में आना जरूरी होता है। ये जो नहीं कर पाता है, नहीं हो पाता है, जो कर पाता है वही उत्पादन कार्य को करता है। तो ये जो अंतिम कड़ी है ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये तो हमने देखा प्राथमिक कारण उत्पादन के, प्राइमरी है, ये फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं है। किसी भी स्थिति, किसी भी समय, किसी भी देश, जगह के लिए ये पांचों चीज़ों का होना एकदम अत्यंत जरूरी है, और उसी हिसाब से। लेकिन यहाँ उत्पादन के द्वितीय कारक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे सेकेंडरी
कारक के अंतर्गत कि उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यानी बदलता रहता है, ये समय के हिसाब से स्थान विशेष पर ये अलग अलग निर्भर करता है। ये सेकेंडरी कारक क्या है? सबसे पहले एनर्जी मतलब ऊर्जा। किसी भी तरह का हम उत्पादन कर रहे हैं तो उस उत्पादन कार्य को करने के लिए बिजली की ज़रूरत हो या किसी भी प्रकार की जिस प्रकार की भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी स्थान विशेष पर, जैसे रूरल क्षेत्र में अगर आपका उत्पादन हो रहा है तो वहाँ बिजली दर बहुत कम रहेगा, लेकिन वही आप अर्बन क्षेत्र में जाते हैं, अर्बन एरिया में, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा आएगा, एनर्जी कॉस्ट। तो ये ऊर्जा जो है वेरिएबल है। दूसरा ट्रांसपोर्ट, परिवहन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से कच्चा माल से लेकर इंडस्ट्री तक पहुँचाया जाता है, फिर वहाँ से उत्पादित वस्तु को कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। तो इस कार्य में परिवहन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवहन खर्च हमारा बढ़ जाता है तो हमारा क्या है, जो वस्तु का उत्पादन हो, वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। अगर ये परिवहन कम लग रहा है, परिवहन लागत कम अगर आ रही है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो हमारा जो है कि वस्तु का कॉस्ट भी कम रहेगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, अगर मान लेते हैं, देखते हैं ना, पेट्रोलियम का दाम अगर बढ़ जाए तो सारी चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम का जब दाम बढ़ेगा, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो जो किराया 10 रुपये लगता था एक वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, अब 12 रुपये लग रहा है। तो ये जो 2 रुपये का अतिरिक्त लागत है, ये उत्पादन करता है, ये उद्यमी बियर नहीं करेगा, वो 2 रुपये उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके कस्टमर से ही पुनः लेगा। तो इसलिए परिवहन की लागत अगर कम आती है, ज़्यादा आती है, तो इससे प्रभावित होता है बाजार मूल्य भी। ठीक है। तीसरा चीज़ है टेक्नोलॉजी, तकनीक का मतलब, जैसे मान लेते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लेते हैं हाथ से किसी भी वस्तु का अगर हम निर्माण करें तो धीरे धीरे बनेगा, तो उसकी कीमत ज़्यादा लगेगी। अगर मान लेते हैं मशीन है या कोई बहुत बड़ा तकनीक है जिसके माध्यम से धड़ाधड़ वस्तु का उत्पादन हो रहा है बड़ी तेज़ी से, तो शायद उसका वस्तु का दाम कम होगा। तो ये तकनीक का भी होना बहुत ज़रूरी है, और तकनीक भी जो उत्पादन के कार्य को प्रभावित करता है। तीसरा चीज़ हो गया। चौथा चीज़ है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी प्रचार प्रसार। अब जब कंपनी उत्पादन करती है तो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है कि प्रचार प्रसार भी करती है, मार्केटिंग भी, एडवर्टाइजमेंट भी करती है। अगर ये नहीं करेगा तो शायद उसका उत्पादन कार्य उतना सुचारू रूप से नहीं चलेगा। देखते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उसका प्रचार बड़े बड़े टीवी चैनलों में आता है, रेडियो में, अखबार में, विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचता है, और उस प्रोडक्ट को आप खरीदने के लिए उत्साहित होते हैं। तो कौन सा माध्यम है? मार्केटिंग। यह भी एक उत्पादन का कारक है ना। चलिए, चौथा चीज़ है रॉ मटेरियल। अगर इसमें बता दें, अगर ये टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, मार्केटिंग, इन चीज़ों का अगर दाम कम लगता है कंपनी को, तो वस्तु का मूल्य भी कम कस्टमर को लगेगा। अगर इन चीज़ों का दाम अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है वस्तु का भी मूल्य बढ़ेगा। चौथा जो चीज़ है हो गया। पांचवा चीज़ है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अगर कंपनी कच्चा माल सस्ते मूल्य पर खरीद रही है तो उत्पादित वस्तु को भी सस्ते मूल्य पर प्रोवाइड कराएगी। अगर कच्चा माल उसे महंगा मिल रहा है तो निश्चित तौर से उत्पादित वस्तु का भी मूल्य अधिक होगा। तो कच्चा माल ये भी है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब बदलता रहता है, ये द्वितीय कारक के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मान लेते हैं कच्चा माल जहाँ सर्वसुलभ है, जहाँ आसानी से मिल जा रहा है, वहाँ अगर उत्पादन कार्य हो रहा है तो बहुत सस्ते मूल्य पर कच्चा माल मिल जाएगा। लेकिन कच्चा माल से के स्थान से बहुत दूर अगर कोई उद्योग धंधा, इंडस्ट्री स्थापित है तो उस कच्चा माल को ले जाने के लिए फिर परिवहन कॉस्ट जो है, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाएगा। जब एक्स्ट्रा लगेगा तो कच्चा माल का दाम बढ़ गया, कच्चा माल का दाम बढ़ेगा तो फिर उत्पादित वस्तु का भी मूल्य हाई होगा। तो ये प्रभावित करता है। और उसके बाद में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए भी, शोध और विकास के लिए भी जो उद्यमी होते हैं, उत्पादनकर्ता होते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं। तो उसमें जितना पैसा लगाते हैं उसी हिसाब से जो है उनका दाम फिक्स होता है। तो ये आज हम लोगों ने देखा उत्पादन के ये जो दो प्रमुख कारण हैं। पहला हो गया प्राइमरी कारण और दूसरा सेकेंडरी कारण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता है। वेजेस है ना, या रेंट किस प्रकार का कारक है, तो ये प्राइमरी कारक है। अगर एनर्जी है, ऊर्जा को किस कैटेगरी में हम रखते हैं, तो द्वितीय कारक के अंतर्गत रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेस आपको बना रहे हैं, बेसिक चीज़ दे रहे हैं हम। ये चीज़ जिसको नहीं मिलेगा तो समझिए जब आगे हम एक बैग अगर हम तकनीक के बारे में पढ़ाएं, मजदूरी दर के बारे में पढ़ाएं, कैसे मजदूरी दर तय होती है, सरकार कौन कौन से रूल कब कब लाई है तो मजदूरी दर तय होती, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं
दिक्कत पहुंचाएगी। इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको गौर से समझें, वीडियो को पॉज करके रोक कर पुनः देखें, समझें और दूसरों छात्रों तक भी इसे पहुंचाएं ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे हमारी और हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छा वीडियो बनाएंगे और बेहतर कंटेंट आपको दे पाएंगे। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लें, अगर जिनको उतारना है बोर्ड को उतार लें, उससे आगे फिर हम बढ़ते हैं। उत्पादन की एक और कारक है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना है। पहले हम लोगों ने उत्पादन के कारकों को देखा, वेरिएबल कारक कौन थे, सेकेंडरी, प्राथमिक, उसके बारे में। अब आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में हम आधारिक संरचना कहते हैं। सबसे पहले आइए, इतना भारी भरकम वर्ड है, इसका पहले अर्थ हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत कौन सी बातें हम लोग समझेंगे और ये आधारिक संरचना किस तरह उत्पादन को बढ़ावा देता है हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आधारिक संरचना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीडियम विच प्रोमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश के सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, देखिए यहाँ डेवलपमेंट है मतलब विकास है, तो किसी भी सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है किसी भी देश के, वो उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। यहाँ उसकी हिंदी परिभाषा दी गई है, एक ऐसा माध्यम जिससे किसी देश का सामाजिक एवं आर्थिक क्या हो, विकास हो, सामाजिक और आर्थिक विकास हो, उस माध्यम को हम आधारिक संरचना कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए विकास तो समझ रहे हैं कि देश तरक्की किस तरह डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा, पहले से आज की स्थिति में कैसे है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक सामाजिक है और एक आर्थिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत दो पार्ट है, सबसे पहला सोशल है, इकोनॉमिक है ना, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, और दूसरा है इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक विकास, ठीक है। तो सोशल, सामाजिक विकास कैसे होगा, किसी भी समाज का सामाजिक विकास होने के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति, अब पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बढ़ रहे हैं, व्यक्ति समाज का एक हिस्सा होता है, समाज में ही रहने वाला एक प्राणी है और उसकी तमाम आवश्यकताएं समाज से ही जुड़ी होती है, समाज ही उसे पूरा करता है। अब सामाजिक रूप से यदि वो पिछड़ा रहे तो क्या होगा, जो विकसित जो व्यक्ति हैं समाज के कुछ हिस्से जो आगे हैं, उनसे वो अपना संबंध तादात्म्य अच्छा नहीं बिठा पाएगा। इससे क्या होगा, जो आगे वाले लोग हैं वो आगे ही बढ़ते जाएंगे, जो पीछे वाले हैं पीछे ही रह जाएंगे। तो क्या ऐसे विकास को हम सामाजिक विकास कहेंगे? नहीं, सामाजिक विकास वैसा होगा जब सारे लोग जो है कि विकास के स्तर को छुएंगे। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है? सामाजिक विकास के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ जरूरी है वो शिक्षा है, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन ही, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी व्यक्ति के समस्याओं का समाधान देता है। तो एजुकेशन यानी शिक्षा हो गया, शिक्षा के बिना व्यक्ति क्या है, सामाजिक विकास उसमें खत्म नहीं है। दूसरा हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एक स्वस्थ व्यक्ति ही जो उत्पादन कार्य में पूरी शिद्दत से लगता है, मेहनत करता है, इससे उत्पादन बढ़ता है। अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति को उत्पादन कार्य दे दिया जाए तो शायद वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए तो सामाजिक विकास के अंतर्गत दूसरा स्वास्थ्य होता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसको हम हाउसिंग कहते हैं, इसको आवास कहा गया है, ठीक है। तो आवास, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये तीनों चीज़ें बढ़ेंगी तभी सामाजिक विकास होगी। और आपको हम बता दें कि सरकारें जो है, बिहार सरकार, भारत सरकार, जो भी सरकारें हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों को प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, आवास व्यवस्था, इंदिरा आवास योजना मिलता है कि नहीं। तो ये तीनों को मिला करके सम्मिलित रूप से HRD कहा जाता है। HRD, इकोनॉमिक्स में HRD पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। HRD ह्यूमन है ना, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव विकास है ना, मानव संसाधन विकास, इसको कहते हैं मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन
विकास, है ना। मानव क्या है, एक संसाधन की तरह है, और इसका विकास अगर होगा तो हमारा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, और यह विकास हमारे देश के आर्थिक विकास में भी सहयोग करेगा। क्योंकि जब HRD प्रमोट होगा, ऐसा जब होगा तो इकोनॉमी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। इकोनॉमी क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, और इकोनॉमी जब ग्रोथ होगा, विकास होगा, तो लोगों के रहन सहन में भी परिवर्तन होगा। हमारी जो चैप्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी होगी, और जब इकोनॉमिक में विकास होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में जब विकास होगा, तो हमारा क्या होगा, GDP बढ़ेगा। GDP जब बढ़ेगा, जब GDP बढ़ेगा तो क्या होगा, देश GDP का बढ़ना मतलब हमारे देश के आर्थिक विकास होना। तो इस तरह ये HRD अगर हमारा बढ़ता है तो हमारा देश का विकास होता है, अगर यह कम होगा तो हमारा विकास पीछे जाएगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक आधारित संरचना। अब जो दूसरा चीज़ है इकोनॉमिकल, इसमें अब आर्थिक भी है। आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक के अंतर्गत जो रुपए पैसे, धन संपत्ति या इससे जुड़ा हुआ हो, एनर्जी यानी ऊर्जा का होना। देखते हैं कि जिस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था है, उस क्षेत्र के लोगों का रहन सहन, वैसे लोग जहाँ बिजली नहीं है उसके बनिस्पत अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी, जहाँ शहर में लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, अच्छे स्कूल कॉलेज, अच्छे अस्पताल, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं। वो चीज़ें जो गांव में अभाव है जिसकी, तो ये तकनीक, ऊर्जा, है ना। उसके बाद में रोड ट्रांसपोर्ट, जिस क्षेत्र में रोड ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा है, उन्नत है, तो वहाँ उत्पादन अच्छा होगा, लोगों का रहन सहन अच्छा होगा, वहाँ समझिए कि लोगों की आय अधिक होगी, उस क्षेत्र में विकास दिखेगा। क्योंकि रोड और ट्रांसपोर्ट को, परिवहन को बताया गया है हमारे बड़े शिक्षाविदों के द्वारा कि मनुष्य के शरीर में जिस तरह रुधिर, रक्त होता है, रक्त का काम है परिवहन करना, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक परिवहन करना, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करना, उसी तरह देश की आर्थिक व्यवस्था में, पूरी अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्टेशन ही रुधिर का काम करता है। अगर मनुष्य के शरीर में नस जो है रुक गया, रुधिर का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, रक्त का परिसंचरण रुक गया, तो क्या माना जाता है, व्यक्ति डेड हो गया। उसी तरह पूरी अर्थव्यवस्था में अगर चक्का जाम हो जाए, ट्रांसपोर्ट ध्वस्त हो जाए, रोड खत्म हो जाए, तो उस देश का विकास समझिए नहीं माना जाएगा, उसका विनाश माना जाएगा। इसलिए किसी भी देश के विकास में रोड का, ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी है ना। ये हो गया परिवहन के साधन हैं। और जो चौथा चीज़ है कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत का माध्यम, संचार का माध्यम। हम अपनी बात दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं। आज आप बैठकर हमारे वीडियो देख रहे हैं घर बैठे, और मैं यहाँ आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, एक कम्युनिकेशन का ही माध्यम है, जिसके तहत हम अपनी बातें इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर प्रॉब्लम कोई हो किसी चीज़ के क्वेश्चन को, तो वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जब हम तक पहुँचाएंगे, तो फिर उसका जवाब हम किसी अन्य सोशल माध्यम से देंगे। ये क्या है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, फ़ोन, ये सारा चीज़ कम्युनिकेशन का जरिया है, मीडियम है। और जहाँ इन सभी चीज़ों का विस्तार है, वहाँ पर उत्पादन कार्य को बढ़ावा मिलता है, विकास कार्य को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक क्रियाओं को यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है, हर तरह का विकास देखने को मिलता है। तो ये संचार हो गया, संचार का साधन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर विकास होता है तो क्या होगा, इकोनॉमी का विकास होगा, इकोनॉमी का विकास होगा। जब इकोनॉमी का विकास होगा तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, EA लिख रहा है, यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इसका विकास होगा। जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का विकास होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारा क्या होगा, GDP बढ़ेगा। तब जब GDP बढ़ेगा तो GDP बढ़ना मतलब देश का विकास होना। तो आप समझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश का, जिस स्थान का अगर उन्नत है, तो वहाँ आर्थिक विकास बहुत अच्छा है, और जहाँ ये सारी चीज़ें अगर दयनीय अवस्था में हैं, तो वहाँ विकास अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वो हम लोगों ने उत्पादन के बारे में पढ़ा। हालांकि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में अभी कुछ चीज़ें और भी शेष है, उपभोग के विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना,
और भी चीज़ों के बारे में जानना है। आज हमने उत्पादन चैप्टर को ही टच किया और उसके बारे में हमने बताया। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है जो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा चैप्टर है, तो बड़ा तो इसको चाहें तो हम 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए कि उसको जब तक हर एक चीज़ों को हम आपको न बता दें तब तक मुझे नहीं लगेगा कि हमने वो बेस्ट किया है। इसलिए हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा कर हर एक वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको जाननी आवश्यक है और आपके सिलेबस में पढ़ना है और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल इससे आते हैं, उन सभी चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और आनंद लें, और जो है कि लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चैनल को यदि नए हैं आप तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत छात्रों।